तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इतिहास का ईंट मनकी और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता जो 7 नंबर का है। पहला क्वेश्चन, बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। दूसरा, जलाशयों के प्रमाण धोलावीरा से मिले हैं। तीसरा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु जो है वो मोहर है। फिर है, मिट्टी के बना हल्का प्रतिरूप बनावली हरियाणा से प्राप्त हुआ है। घिसी हुई में रेत, बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण पकाकर बनाया गया पदार्थ फ्योंस कहलाता है। शंख के प्रमाण नागेश्वर बालाकोट से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। खेतड़ी जो राजस्थान में पड़ता है क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। विशाल स्नानागार स्थित है कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। इन चूंदड़ो मनकी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मोहनजोदड़ो नगर 2 भागों में विभाजित था, पहला दुर्ग और दूसरा शहर। 14वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में बाट चर्ट नामक पत्थर से जो है बनाए जाते थे। उसके बाद हड़प्पाई मृत भान ओमान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा निवासी तांबा खेतड़ी राजस्थान से मंगवाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी पद्धति पर आधारित थे। मेसोपोटामिया के लेख में नाविकों का देश कहा गया है मेलुहा को, और मेलुहा कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के लिए। शोरतुगुई से नहरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। मोहरों का निर्माण सेल खड़ी पत्थर से मोहर जो है सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती है। आद्य शिव मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। जो आद्य शिव मोहर है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने दयाराम साहनी 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पूरा स्थल की खोज 1922 में की थी। सिंधु सभ्यता में सड़कें व नालियां ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता शहरों की सबसे अनूठी नियोजित जल प्रणाली की विशेषता है, ठीक है उनकी। और इसके बाद मेलुहा का हाजा पक्षी मोर है। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन शब्द का बहरीन के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरंदर इंद्र को कहा गया है। शिल्प उत्पादन में संलग्न बस्ती चूंदड़ो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं हमें। हड़प्पा सभ्यता में बाट ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे और निचले मानदंड द्विआधारी पद्धति का। सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई। वह महिला व पुरुष जो इलाज करने के लिए शक्ति व दुनिया के संपर्क को साधने का दावा करता है शमन कहलाता है। मतलब जो महिला पुरुष होते हैं जो जादू टोने पर विश्वास करते हैं उन्हें शमन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सिंचाई में प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? नहर मिली है शोरतुगुई से, जलाशय मिले हैं धोलावीरा से और कुएं के प्राप्त होते हैं साक्ष्य है। उसके बाद मोहनजोदड़ो के दुर्ग कौन सी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं? पहला मालगोदाम, दूसरा विशाल स्नानागार। निचला हिस्सा ईंट से तथा ऊपरी हिस्सा लकड़ी से निर्मित था। जो मालगोदाम का निचला हिस्सा जो था ईंट से और ऊपरी हिस्सा लकड़ी से निर्मित था, इसीलिए शायद ऊपरी हिस्सा जो है अब मतलब विलुप्त हो गया है, अब नहीं है उस पर। चूंदड़ों के कारण शिल्प कार्य में क्या क्या सम्मिलित है? चूंदड़ों में शंख कटाई, बाट निर्माण, मोहर निर्माण, धातुकर्म, धातु को काटना इत्यादि शामिल है। बाट की 2 विशेषता, चर्ट नामक पत्थर से निर्मित घनाकार आकृति के होते थे। चर्ट नामक पत्थर होता था जो मुलायम होता था पत्थर, इसकी घनाकार की आकृति के होते थे बाट जो थे, ठीक है। और निचला मानदंड द्विआधारी यानी 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि था और ऊपरी मानदंड दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे। फिर मनके के निर्माण में किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? मनकों के निर्माण में कार्लिनियन, जेस्पर, स्फटिक, सेल खड़ी, सोना, तांबा, इनके जो थे धातु जो थी उपयोग में लाई जाती थी।
हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य की दो विशेषता। आवासीय भवन एक आंगन पर केंद्रित था। जो आवास का भवन था वो कहाँ पर था? आंगन पर केंद्रित था। प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानघर होता था। प्रत्येक घर का ईंटों से बना खुद का उनका एक क्या होता था? स्नानघर होता था। और आवासीय भवन आंगन पर केंद्रित थे। फिर सातवां, हड़प्पा कालीन प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी दो विशेषता बताइए। खेत जोतने के लिए बैलों व हलों का प्रयोग करते थे और धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे और मिट्टी के बने हुए हल बैलों के प्रतिरूप भी हमें मिलते हैं बनावली से, और धातु के औजार भी मिलते हैं। ये दो हो गए, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग, धातु कर्म का औजारों का प्रयोग। उसके बाद लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग। आठवां क्वेश्चन, पुरातत्व द्वारा खोली गई विलासिता वस्तुओं के नाम लिखिए। फ्योंस के छोटे पात्र या सुगंधित पात्र थे ये। सोने चांदी बहुमूल्य पत्थरों से बने आभूषण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मनकी के दो प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। चौहंदड़ो और लोथल। अगर तीन आ जाए तो एक नाम धोलावीरा भी है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्यों के नाम। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और अग्नि वेदिकाएं मिलती है। 7 अग्नि वेदिका एक साथ मिलती है और उसमें मांस के जो टुकड़े हैं वो भी मिलते हैं। उसके बाद है, हड़प्पा वासी किन वस्तुओं को सुदूर क्षेत्रों से मंगाते थे? तांबा ओमान से मंगवाते थे। लाजवर्द मणि जो थी अफगानिस्तान से मंगवाते थे। कार्लिनियन बड़ौत से मंगवाते थे। सोना कोलार ईरान से मंगवाते थे। तांबा जो था ओमान से मंगवाते थे, ओमान से। और लाजवर्द जो था वो अफगानिस्तान से मंगवाते थे। और जो कार्लिनियन था वो बड़ौत से। सोना जो था कोलार या ईरान से। किससे? कोलार या ईरान से मंगवाते थे। नेक्स्ट, शवाधान प्रक्रिया में मृतकों के साथ कौन सी वस्तु दफनाई जाती थी? तांबे का दर्पण, शंख के छल्ले और मृद भांड। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। तांबे का दर्पण दफनाया जाता था और शंख के छल्ले दफनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी के निर्वाह के तरीके बताइए। गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, तिल, चना का सेवन करते थे। मतलब ये निर्वाह के तरीके है, वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे? तो गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, तिल, चना आदि का सेवन करते थे और भेड़, बकरी, भैंस, सूअर के मांस का सेवन करते थे। फिर हड़प्पा लिपि रहस्यमय क्यों है? क्योंकि ये दाईं से यहाँ से लेके इधर लिखी जाती है और अपनी लिपि ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। और इनकी लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और वर्णमालीय नहीं है। जैसे अपनी कैक है, गै या फिर ABCD ऐसे वर्णमालीय, इनकी वर्णमालीय नहीं है। 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह मिलते हैं। 375 से लेकर 400 के बीच चिन्ह प्राप्त होते हैं। शिल्प उत्पादन में केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद क्या ढूंढते हैं? प्रस्तर पिंड, कच्चा माल, औजार, त्याग दिया गया माल या कूड़ा करकट। जो शिल्प होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, वो शिल्प उत्पादन के केंद्रों को पहचानने के लिए क्या ढूंढते हैं? तो पहले ढूंढते हैं प्रस्तर पिंड, फिर कच्चा माल कि अगर वहाँ पे कोई कच्चा माल हुआ जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या हुआ। फिर औजार देखते हैं कि कोई ये औजार मिला है तो इससे ये चीज़ बनाई जा सकती है, ये ढूंढते थे। और त्याग दिया गया माल मतलब जो भी त्याग दिया गया, जैसे शीशे के टुकड़े मिले हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पे दर्पण बनता था। तो कूड़ा करकट ऐसे वो पहचानते थे। फिर मोहनजोदड़ो नगर किन दो भागों में विभाजित था? पहला दुर्ग, दूसरा निचला मानदंड। छोटा भाग जो ऊंचाई पर बनाया जाता था और दुर्ग जो था वो छोटा था और ऊंचाई पर बनाया जाता था। निचला भाग शहर था जो नीचे बनाया जाता था पर बड़ा होता था, और ये जो छोटा होता था इसके चारों ओर दीवारें चार दीवारी होती थी और इसके चारों ओर भी चार दीवारी होती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के दो पतन के कारण लिखे। जलवायु परिवर्तन, भीषण बाढ़, वनों की कटाई, नदियों का सूख जाना, नदियों का मार्ग बदल लेना और महामारी फैलना। 6 कारण बता दिए।
किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जिनसे हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध थे। पहला ओमान हो गया, जहाँ से तांबा मंगवाते थे। फिर मेसोपोटामिया, यहाँ से हड़प्पाई मोहर प्राप्त हुई है। और फिर बहरीन जो है, यहाँ से इसका नाम पहले दिलमुन था। इसके बाद में मनके की छेद करने के उपकरण धोलावीरा लोथल चुहुंदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के नाम बताइए। पहला कनिंघम 1861, दूसरा जॉन मार्शल 1902, तीसरा व्हीलर 1944। 1861, 1902, 1944। उसके बाद हड़प्पा अनुवृत्ति संस्कृति से आप क्या समझते हैं? जिस संस्कृति में पूरा बस्तियों एक निर्माण में एक ग्रामीण जीवन शैली को प्रकट करती है, वो बस्तियां, जिस संस्कृति में पूरा वस्तुएं जो भी मतलब वस्तुएं मिलती है वहाँ से वो, तथा बस्तियों की एक ग्रामीण जीवन शैली, मतलब वहाँ पे ग्रामीण गांव के लोग रहते थे, ग्रामीण जीवन शैली की ओर प्रकट करती है, उसे हड़प्पा या अनुवृत्ति संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया? कालीबंगा का उत्खनन कार्य जो है बीबी लाल के द्वारा किया गया। बीबी लाल और बी के थापर द्वारा किया गया 1960 में। निबंधात्मक प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी की विवेचना कीजिए। पहला आता है भूमिका। हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। प्रौद्योगिकी की विवेचना करनी है तो इसमें पहला है हड़प्पा स्थल जो है वहाँ से अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। मतलब वहाँ पे अनाज के दाने मिले तो वहाँ से कृषि के संकेत प्राप्त होते हैं, पर वास्तविक कृषि तकनीक विषय के बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन वास्तविक कृषि तकनीक जो है मतलब वहाँ पे कैसे खेती की जाती थी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती हमें। परंतु कृषि प्रौद्योगिकी का विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। हमें कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जो है वहाँ की विवेचना कर सकते हैं जिससे हमें कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है उसके हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। पहला है खेत जोतने के लिए बैलों व हलों का प्रयोग। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मिट्टी की मूर्तियों से वृषभ बैल की विषय के बारे में जानकारी मिलती है। मोहरों पर किए गए रेखांकन मतलब जो मोहर प्राप्त हुई है हमें उस पर एक श्रृंगी बैल का चित्र और मिट्टी के मूर्तियां एवं वृषभ मिट्टी की मूर्तियां मिली है, और मिट्टी की मूर्तियों के साथ वृषभ यानी बैल के विषय में जानकारी मिलती है। चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। जुटते हुए खेत के साक्ष्य, एक खेत में एक साथ दो अलग अलग फसल उगाने, हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटने के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। मतलब जुटे हुए खेत के साक्ष्य और एक साथ मतलब यहाँ पे गेहूं उगा दी और यहाँ पे जौ उगा दी, ये जो है एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य और हल की रेखाएं ऐसे मतलब जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे हल से कृषि की जाती थी। और ये दूसरे जो है ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे और ऐसे खेती की जाती थी, ऐसे ऐसे। तो पहला था मतलब रेखांकन मिट्टी की मूर्तियां मिली है। दूसरा चोलिस्तान बनावली से हल के प्रतिरूप। तीसरे जो है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य है और समकोण पर एक दूसरे काटती है जो दो अलग अलग रेखाएं थी। फिर है कृषि उपकरण। हड़प्पावासी लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए फलकों का प्रयोग करते थे। मतलब जो लकड़ी के आगे जो थे फलक बिठा देते थे, पत्थर के कोई भी फलक बिठाते थे जिससे कृषि करते थे वो। और दूसरा धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। पहला तो है लकड़ी के हत्थों पर बिठाए गए फलकों का प्रयोग, दूसरा धातु के औजारों का प्रयोग। फिर है सिंचाई। हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के कारण कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जो हड़प्पा क्षेत्र है, हड़प्पा क्षेत्र पड़ता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ये पड़ता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में। इस कारण कृषि के लिए सिंचाई की जो है आवश्यकता पड़ती है।
सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। नहरों के अवशेष मिले हैं शोरतुगई से। जलाशयों के अवशेष धोलावीरा गुजरात से। जल संचयन के लिए जलाशयों का प्रयोग किया जाता था। फिर है कुओं के अवशेष। सिंचाई में काम ली जो कुओं के अवशेष सिंचाई में काम लिया जाता था। पंजाब व सिंध से नहरों के अवशेष नहीं मिले। और जो पंजाब और सिंध प्रदेश है वहाँ से नहरों के अवशेष नहीं मिलते। फिर निष्कर्ष 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी प्रौद्योगिकी में कृषि उपकरण की जुताई में हल व बैलों की सहायता से व सिंचाई के साधन कुएं जलाशयों की सहायता से खाद्य फसलों का उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी का वर्णन। सिंधु सभ्यता में शिल्प उत्पादन एक महत्वपूर्ण पहलू था जो सभ्यता की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। निम्न के बिंदुओं द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शिल्प कार्य। शिल्प कार्यों के मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित है। जोहोंदड़ो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न था। मनकों के निर्माण की विविधता। मनकों के निर्माण में कार्लेनियन, जैस्पर, स्फटिक्स, चेलखड़ी, क्वार्ट्ज, सोना, तांबा, कांसा, मिट्टी के बर्तन, शंख का प्रयोग होता था। कुछ मनकों 2 या 2 से अधिक पत्थरों के आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ मनकों के निर्माण में सोने के टॉप वाले पत्थर भी होते थे। इसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, खंडित, कुछ तो उत्कीर्ण चित्रकारी के माध्यम से भी सजाया जाता था। उसके बाद मनकों के निर्माण की तकनीकी में विविधता। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जिस पर आसानी से कार्य हो सकता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। कार्लेनियन का माल एवं पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों के माध्यम से आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। घिसाई, पॉलिश, उसमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती थी। विशेष उपकरण मिले हैं। नागेश्वर बालाकोट से शंख से निर्मित चूड़ियाँ पच्चीकारी वस्तुओं के विशिष्ट केंद्र थे। बालाकोट से शंख की निर्मित चूड़ियाँ और पच्चीकारी वस्तुओं के विशिष्ट केंद्र थे। यहाँ से तैयार माल एवं मोहनजोदड़ो शहरों तक पहुँचाया जाता था। परस्तर पिंड, शंख, कच्चा माल, त्याग दिया माल, अपूर्ण वस्तुएं इन केंद्रों की पहचान बन गई थी। निष्कर्ष। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि जोहोंदड़ो, लोथल, धोलावीरा में मनकों के निर्माण में नागेश्वर, बालाकोट से शंख से निर्मित वस्तुओं में विशिष्ट उन्नत केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। विवेचना कीजिए, कैसे थी वो देखते हैं। भूमिका। हड़प्पा के लोगों में जल प्रबंधन की स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत उन्नति थी। उस समय जल निकासी प्रणाली एक अद्वितीय व उन्नत प्रणाली थी। जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। नालियों के साथ गलियों का निर्माण। जो जल निकासी प्रणाली थी वो एक अद्वितीय व उन्नत प्रणाली थी। अब जल निकासी प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसमें है पहला, नालियों का गलियों के साथ। मतलब जो पहली ऐसी गलियां जो थी ये इसके सड़कों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था। उसके बाद घर यानी आवास क्षेत्र बनाए गए थे और ये सड़क जो थी सड़क के साथ ही लगी होती थी। नालियों के साथ गलियों का निर्माण। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। मुख्य नालों का निर्माण। मुख्य नालों गारे की जमाई गई ईंटों से बने होते थे तथा ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के साथ हटाया जा सके। मकानों से आने वाली नालियों गली की नालियों से मिल जाती थी। तीसरा, नालियों की किनारों में गड्ढों का बनाना। नालियों के किनारे गड्ढों का बनाना। नालियों के किनारे कहीं कहीं गड्ढे भी मिलते हैं।
नालियों की सफाई समय समय पर नालियों की सफाई की जाती थी। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि नालों की सफाई के बाद कचरे को सदैव हटाया नहीं जाता था। ग्रिड पद्धति सड़कों के निर्माण में लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। छोटी बस्तियों में जल निकासी प्रणाली। यह प्रणाली केवल बड़े शहर तक सीमित न होकर छोटी बस्तियों में भी प्रचलित थी। घरों की नालियों का एक मलकुंड में खाली होना। इसमें ठोस पदार्थ होद या मलकुंड में जमा हो जाता था तथा गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। निष्कर्ष उपयुक्त कथन वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह प्रणाली अनूठी विशेषताओं में से एक थी। अर्नेस्ट मैकिन ने लिखा है, निश्चित रूप से खोजी गई यह अब तक की सर्वत्र संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। कैसे? तो फर्स्ट है भूमिका। सिंधु सभ्यता में सबसे पुरानी विशेषताओं में से एक था शहरी केंद्रों का विकास। सभ्यता में प्रमुख नगर हड़प्पा मोहनजोदड़ो का निर्माण एक नियोजित योजना के अनुसार किया गया था। नगर का दो भागों में विभाजित मोहनजोदड़ो को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला था दुर्ग और जो ऊंचाई पर बना था, और फिर था निचला शहर या शहर। बड़ा शहर निचले शहर पर बनाया गया था, निचले स्थल पर बनाया गया था। दुर्ग दीवार से घिरा हुआ था और इसकी दीवार ने दुर्ग को निचले शहरों से पृथक किया। निचला शहर दीवारों से घिरा गया था। यह भवन ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। अनेक भवनों के निर्माण में मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। श्रमिकों की आवश्यकता। निचले शहर के भवन निर्माण में यह अनुमान लगाकर अनुसार एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मिट्टी ढोता था, तो आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक दिनों की आवश्यकता पड़ती थी। फिर है नगर का नियोजन किया जाना। शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो में शहर एक नियोजन किया गया था, इसके बाद निर्माण कार्य किया गया था। शहर का निर्माण जो था शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इससे ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो में शहर का नियोजन जो था किया गया था और उसके बाद निर्माण कार्य किया गया था। नियोजन के कार्य में ईंटों का महत्व। ईंटों को धूप में सुखाकर भट्टी में पकाया जाता था। ईंट एक निश्चित अनुपात में होती थी। इसकी लंबाई चौड़ाई अनुपात 4:1 था। इस प्रकार ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में किया जाता है। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो की बसावट से पूर्व आयोजन कार्य किया गया जो आधुनिक शहरों में देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो सबसे उन्नत शहरों में से एक था। आगे छठा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के गर्भगृह स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो बाहर को नियोजित अवस्था के तहत दुर्ग को निचले एवं बाहर के विभाजित किया गया था। इस भाग को निचले शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला, भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर में मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो शहर की जो मकान थे वो एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। मकान प्राय पक्की ईंटों के बने हुए रहते थे। फिर है आंगन। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। इसमें कमरे एक आंगन पर केंद्रित होते थे जो खाना पकाने, कताई एवं गतिविधियों का भी केंद्र था। जैसे यहाँ पर आंगन है, इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और ये जो आंगन था ये केंद्र पर आधारित था। यहाँ पर जो थे महिलाएं काम करती थी, जिसमें था खाना पकाना, कताई करना, अन्य गतिविधियां सम्मिलित थी। फिर है एकांकता का महत्व। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। फिर है स्नानागार। हर घर में ईंट के फ्लैश से बना एक स्नानागार होता था।
स्नानागार जिसकी नाल या दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। फिर सीढ़ियाँ, कुछ घरों की छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं, यह पक्की ईंटों की बनती थी। फिर कुएं, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो प्रत्येक घर में एक कुआं होता था। कुछ कुओं के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, पानी रस्सी की सहायता से निकाला जाता था। मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुओं की संख्या प्राप्त होती है, 700 कुएं मिलते हैं। फिर है छतें, मकानों की छत समतल थी। मकान जो थे उसकी छत समतल थी। ये लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी, लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी ये। उसके बाद है दीवारों पर प्लस्तर। दीवारों पर मिट्टी का प्लस्तर किया जाता था, कभी कभी जिप्सम के प्लास्टर का भी प्लस्तर किया जाता था। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि गृह स्थापत्य कला में सुनियोजित प्रणाली की झलक देखने को मिलती है, जो कि इस शहर का सुंदर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7वां क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित संरचनाओं का वर्णन कीजिए। भूमिका, मोहनजोदड़ो ऊंचाई पर स्थित दुर्ग में कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो उस समय की वास्तुकला एवं शहरी नियोजकता को दर्शाती हैं। 2 महत्वपूर्ण संरचनाओं का वर्णन किया गया है। पहला माल गोदाम, दूसरा विशाल स्नानागार। माल गोदाम मोहनजोदड़ो में दुर्ग में स्थित विशिष्ट संरचना है जिसका प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए करते थे। एक ऐसी विशाल संरचना जिसका ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बनाया गया था वो अब नष्ट हो गया था। निचला हिस्सा ईंटों से बनाया गया था जो जिसके साक्ष्य बचे हुए हैं। फिर विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का मुख्य भवन है जिसका निर्माण 39, 23 और 88 फीट है। दुर्ग आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल में जाने के लिए उत्तर और दक्षिणी भाग पर सीढ़ियां बनी हुई थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा गारे का प्रयोग को इसको जलबंद किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। जलाशय के किनारों ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबंद किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। जलाशय के पास कुओं के मिले अवशेष मिलते हैं जो जल का स्रोत था। जलाशय के पास कुओं के अवशेष मिलते हैं जो जल का स्रोत था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। उत्तर की ओर छोटे छोटे 8 स्नानागार बने हुए हैं। एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने हुए हैं। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले में गिरती थी। फिर है स्नानागार का महत्व। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग की विशिष्ट संरचनाओं से के साथ मिलने से इस बात की ओर संकेत जाता है कि यह विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए कार्य करते थे। निष्कर्ष, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि माल गोदाम स्नानागार दोनों एक महत्वपूर्ण विशिष्ट संरचना मोहनजोदड़ो में स्थित थी जो वर्तमान में उनका आज प्रासंगिक है। शहरों में गोदाम एवं ड्रेनन प्रणाली की झलक मिलती है। सिंधु सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताओं के अवलोकन में शवाधान प्रक्रिया एवं विलासिता की वस्तुओं की खोज में महत्वपूर्ण साधन थे। वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं एवं सामाजिक जानकारी के शवाधान की महत्वपूर्ण विलासिता की वस्तुएं महत्वपूर्ण स्रोत थे। पहला, शवाधान। मिस्र के विशाल पिरामिडों में से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता से मिले शवाधानों को आमतौर पर मृतकों को ग्रत यानी ऐसे मिट्टी में गड्ढा बना दिया जाता था और उसमें दफना दिया जाता था। ग्रत में दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर ग्रत की सतह को ईंटों से चिकनाई बनाई जाती थी। कई स्थानों पर इस ग्रत को ईंटों से बनाया जाता था। कुछ कब्रों में मृत भांड व आभूषण भी मिलते हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्योपरांत किया जाता था। कईयों का मानना था कि जो सामान दफनाए जाते हैं ये अगले जन्म में उसके काम आएंगे। पुरुष व महिलाएं दोनों के शवाधानों में आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान के उत्खनन में पुरुष की खोपड़ी के समीप
शंख के 3 छल्ले, जेस पर मनकों से बना आभूषण मिला है। कहीं कहीं मृतकों को तांबे के दर्पण से ही साथ भी दफनाया गया था। उक्त विवरण से पता चलता है कि हड़प्पा वासी मृतकों के लिए विलासिता की वस्तुएं दफनाने के विश्वास में नहीं थे। फिर है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं का उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं, चक्कियाँ, मृद बांड, सुइया, झावा आमतौर पर सब जगहों पर पाए गए हैं। दूसरा, दुर्लभ एवं महंगा। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की महंगी मानती है जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध व जटिल तकनीक द्वारा बनाई गई हो, जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम लगा हो, जटिल तकनीक द्वारा बनाई गई हो और उस स्थान में अनुपलब्ध हो, वहाँ पर मतलब उस स्थान में उपलब्ध नहीं हो। महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्तियों तक ही केंद्रित है। छोटी बस्तियों में जो दुर्लभ वस्तुएं थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्तियों तक ही सीमित थी। छोटी बस्तियों में विरले से मिलती हैं। ये विरले से मिलती है। इन वस्तुओं को फ्योन्स, घिसी हुई रेत, रंग, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया गया था कि ये कीमती माने जाते थे। फ्योन्स से बने लघु पात्र, सुगंधित पदार्थों के पात्र मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में ये नहीं मिलते। फ्योन्स के जो पात्र हैं वो सोना भी कीमती व दुर्लभ वस्तु में से एक था जो हड़प्पा सभ्यता से मिले सर्वाभूषण संचय से प्राप्त हुए हैं। निष्कर्ष, उक्त विवरण से पता चलता है कि हड़प्पा वासी सामाजिक जीवन जीने के तरीकों को इंगित करता है। मतलब वो सामाजिक जीवन जीते थे और महंगी व दुर्लभ वस्तुओं का प्रयोग उनके उच्च जीवन के निर्वाह की जानकारी देता है। मतलब वो कैसे रहते थे, उनके जीवन के निर्वाह की जानकारी देता है ये दुर्लभ वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि हुई है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि हुई है। विवेचना कीजिए। भूमिका, हड़प्पा वासी धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते थे। धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य में प्रकृति की पूजा में उनका अटूट विश्वास था। धार्मिक जीवन के बारे में निम्नलिखित बिंदु से समझा जा सकता है। पहला, माता देवी की उपासना। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, चूहुंडड़ो स्थानों पर आभूषणों से लदी नारी की मूर्ति मिली है। एक नारी की मूर्ति मिली है, माता देवी, उसे माता देवी की संज्ञा दी गई है। दूसरा है, पहले माता देवी की संज्ञा दी गई है। दूसरा है अग्नि वेदिकाएं। कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी की खुदाई में वेदिकाएं मिली हैं। तीसरा है स्नानागार। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में स्थित संरचना जो धार्मिक अनुष्ठान की कार्य की ओर इंगित करता है। विशाल स्नानागार। शिव की उपासना। हड़प्पा की खुदाई में मिली मोहर है जिस पर देवताओं की मूर्ति अंकित है। कुछ मोहरों पर आकृति में प्लाथी मारकर योगी की मुद्रा में बिठाया गया है। आद्य शिव हिंदू देवता की संज्ञा दी गई है इन्हें। इस देवता की 3 मुख और 2 सींग है। इस देवता के 3 मुख और 2 सींग हैं। उसमें एक हाथी, एक व्याघ्र, एक भैंसा और एक गेंडा घिरा हुआ दिखाया गया है, यानी 4 जानवर उसमें दिखाए गए हैं घिरे हुए। आसन के नीचे हिरण अंकित। कुछ मोहरों पर मिली एक श्रृंगी का अंकन है। आसन के नीचे हिरण अंकित है। आसन जो है जहाँ पे वो बैठे हैं उसके नीचे हिरण अंकित है और कुछ मोहरों पर श्रृंगी जानवर का अंकन किया गया है। फिर है लिंग पूजा। पत्थर की शक्वाकार धातु वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो शक्वाकार वस्तुएं हैं उसको लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। फिर है पशु पूजा। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों में बैल व हाथी, गेंडों के चित्र मिलते हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि पशु उपासना करते थे। ये पशु उपासना भी करते थे। फिर है पुरोहित राजा की मूर्ति। दुर्लभ पत्थर से निर्मित मूर्ति जो मानवीकृत मुद्रा में बैठे हैं। निष्कर्ष,
उक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी प्रकृति के उपासक थे जो धार्मिक परंपराओं में विश्वास करते थे। प्रकृति की पूजा वर्तमान में प्रासंगिक है। हड़प्पा वासी में सुदूर क्षेत्रों के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। पहला, भूमिका। पुरातत्विक खोजों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों ने ओमान, मेसोपोटामिया, बहरीन, सुदूर देशों से संपर्क थे। निम्नलिखित तथ्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से संबंध थे। ओमान से संबंध। हाल ही के पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि ओमान से तांबा लाया जाता था। इसके अतिरिक्त ओमानी स्थलों से एक बड़ा हड़प्पाई मृतबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है, एक ऐसी ही मोटी परत तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। वे है मेसोपोटामिया के लेखों की जानकारी प्राप्त होना। 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लेखों से मगान नामक क्षेत्र तांबे के आने का उल्लेख मिलता है। मेसोपोटामिया में तांबे के अंश मिले हैं। मेसोपोटामिया में लेखों में दिलमुन, मगान, मेलुहान नामक क्षेत्रों के संपर्क की जानकारी मिलती है। दिलमुन प्राय बहरीन तथा मगान ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। मगान जो है वो ओमान के लिए प्रयुक्त हुआ है और दिलमुन बहरीन के लिए। ये लेख मेलुहा से प्राप्त उत्पादों का उल्लेख करते हैं जिसमें कार्लेनियन, लाजवर्द मणि, सोना, तांबा, विविध प्रकार की लकड़ियाँ। ओमान के मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेखों से मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। सामुद्रिक मार्ग। मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, इसीलिए इसे नाविकों का देश भी कहते हैं। मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। फिर बहरीन से संपर्क। बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी की मोहर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। अन्य पुरातात्विक खोज। लंबी दूरी से संपर्कों की ओर संकेत करने वाले अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट एवं मनके शामिल है। हड़प्पाई मोहरों में मनके, बाट मोहर शामिल है। अफगानिस्तान से संपर्क। शोरतुगोई से नीले रंग की लाजवर्द मणि सबसे अच्छा स्रोत है। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। नागेश्वर, बालाकोट से शंख, शारतुगोई से लाजवर्द मणि, कार्लेनियन, बड़ौच से सेलखड़ी पत्थर, दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी राजस्थान गुजरात से सोना, दक्षिणी भारत से तांबा खेतड़ी जोधपुर संस्कृति से मंगवाते थे। इन संपर्क से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासी सुदूर देशों से संपर्क था। बालाकोट और नागेश्वर वहाँ से शंख, शोरतुगोई से लाजवर्द मणि, कार्लेनियन, बड़ौच से और सेलखड़ी पत्थर दक्षिणी राजस्थान व उत्तरी गुजरात से सोना जो था दक्षिणी भारत से, तांबा खेतड़ी गोरनेश्वर जोधपुर संस्कृति यानी खेतड़ी से मंगवाते थे। कहाँ से? खेतड़ी जो पड़ती है राजस्थान में। इनका यहाँ तक संबंध था। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं PDF भी दे दूँगी आपको इसकी। तो आज हमने किए हैं 6 पेज कर लिए हैं। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।